नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 8 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा हम तक पहुंच चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस होगा, जिसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। जिनका एग्जाम है उनके लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, वो पूछा गया था कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। ओके, तो आपके कबड्डी की कोर्ट की लंबाई हॉकी महासंघ के मुताबिक जो है पुरुषों के लिए कबड्डी की कोर्ट की लंबाई जो है 13 मीटर और चौड़ाई इसकी 10 मीटर होती है। ओके, और महिलाओं के लिए इसमें जो होती है आपकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई इसकी 8 मीटर होती है। और कबड्डी कोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं कि कबड्डी कोर्ट के बीच में एक लाइन दो हिस्सों में बटी हुई होती है और कोर्ट के लंबे किनारे पर लॉबी होती है, जिसकी चौड़ाई आमतौर पर 1 मीटर होती है। लॉबी को बोनस लाइन या करो या मरो की लाइन भी कहा जाता है। कबड्डी मैच की 4 बाहरी रेखाओं को बाउंड्री या एंड लाइन भी कहा जाता है। ओके, और खेलों के चारों सीमाओं को अंदर से ही सीमित रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, वो जो आया था आपका अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, इस तरह से पूछा गया था। तो आपका एक अनुच्छेद 21 जो है वो व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है, और यह अधिकार नागरिकों तथा भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए देखते हैं। क्या है, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, इसकी ये गारंटी देता है। यह मनमानी या गैर कानूनी हिरासत को रोक लगाता है और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी देता है। यह स्वच्छ भारत के अधिकार की भी गारंटी देता है। ओके, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है उसको हमने शामिल किया है, उसको भी आप याद रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद आपका 14 समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। और आपका अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर न्यायिक उपाय के बारे में इसमें संबंध है। उसके बाद में आपका अनुच्छेद 44 आता है, ये समान नागरिक संहिता के निर्देश के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद आपका 51 ये है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में इसमें वर्णन है। इसके साथ ही आपका अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, वो आपका आया है नटराज की मूर्ति किस भगवान से संबंधित है। ओके, जो नटराज की मूर्ति हुई नृत्य करती हुई मूर्ति किस भगवान से संबंधित है, तो ये आपके शिव भगवान से संबंधित है। ओके, नटराज शिव का जो है शिव जी का ब्रह्मांडलीय नृत्य की रूप है। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है, और नटराज की मूर्ति का महत्व बहुत ही है। ओके, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या महत्व है इसका। ठीक है, नटराज की मूर्ति भगवान शिव को एक विशिष्ट नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव के हाथ में डमरू है, जो सृजन की लय को बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरे हाथ में एक ज्वाला है और जो अज्ञानता को जलाने का प्रतीक है, और एक हाथ आशीर्वाद और निर्भयता के भय से उठा हुआ है। और इसके साथ साथ जो है नर्तक की मूर्ति भगवान शिव का बायां हाथ ऊपर रखा हुआ है, जो सदा परिवर्तनशील प्रकृति का है। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव के चौथे हाथ में डमरू है, जो 2 त्रिभुजों के सहयोग से बना हुआ है। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव की हथेली पर तप की अग्नि है, जो बिना ईंधन की प्रज्वलित हो रही है। ओके, नटराज की मूर्ति जो प्राचीन भारत के संपूर्ण ज्ञान और दर्शन को अपने आप में समेटे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, वो जो है अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इस तरह से पूछा गया था। ओके, तो आपका अन्नपूर्णा देवी जो सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है, सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, वह सुरबहार वाद्य यंत्र के रूप में जानी जाती है। सुरबहार सितारा जैसा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, लेकिन इसमें स्वर कम होते हैं। अन्नपूर्णा देवी अपने समय में सुरबहार बजाने वाली कुछ प्रमुख महिलाओं में संगीतकारों में से एक थी। ओके, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी समझते हैं। इनका जो जन्म था वो 1927 में मध्य प्रदेश के महर में हुआ था, और वे महर घराने की संस्थापक तथा अलाउद्दीन खान की बेटी एवं शिष्या थीं। और उनके भाई उस्ताद अली खां भी एक महान सितार वादक थे, और उन्हें पंडित रविशंकर से शादी की थी उन्होंने। ओके, और उन्हें 1977 में भारत सरकार में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका जो आता है वो है, प्रेरणा श्री मलिक को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला। प्रेरणा श्री माली। ओके, प्रेरणा श्री माली को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला था, तो इनको यह पुरस्कार 2019 में मिला था। ओके, श्रीमती प्रेरणा श्री माली को कथक नृत्य में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला था, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2009 में केंद्रीय नाटकीय अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और अब वह जयपुर राजस्थान में रहती हैं। उन्होंने 2021 में अपना खुद का संस्थान
कला व्रत प्रेरणा श्रीमाली कथक केंद्र भी शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, वो आया था वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ओके, तो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि वे आर्य समाज के संस्थापक और एक भारतीय धार्मिक और समाज सुधारक भी थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा में हुआ था। उसके बचपन का नाम मूलशंकर था और इन्हीं के जन्म पर ही हम युवा दिवस मनाते हैं। ओके, और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, दयानंद सरस्वती ने वेदों को हिंदू धर्म का मूल स्रोत माना है और लोगों को वेदों के सिद्धांतों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने वेदों को अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 किताबें भी लिखी थी। ओके, दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज आंदोलन का प्रसार पाश्चात्य प्रभावों की प्रक्रिया के रूप में हुआ था। आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो 1870 में लाहौर में स्थापित किया गया था और इसके साथ दयानंद सरस्वती सबसे पहले 1876 में स्वराज पार्टी का भी नारा इन्होंने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो है सिरका और बेकिंग सोडा को जब मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ओके, सिरका तो कौन सी गैस निकलती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब सिरके को बेकिंग सोडा से मिलाया जाता है तो दोनों के बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड X, तरल पानी, एसिटिक आयरन और सोडियम आयरन भी बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अदृश्य होती है, लेकिन जब वह सिरका और बेकिंग सोडा से मिलाई जाती है तो मिश्रण फूटता है। ओके, और उसमें बुलबुले निकलते हैं। इस प्रक्रिया में फिजिंग ध्वनि भी सुनाई देती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गंध थोड़ी अम्लीय और खट्टी होती है। वह प्रक्रिया अम्लक्षार प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ओके, इस प्रक्रिया में सोडियम एसिटेट नामक नमक भी बनता है। ओके, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। ओके, कब आया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था और इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को बढ़ावा देने के लिए समाज सुधारक महादेव गोविंद रनाडे ने साल 1861 में बॉम्बे में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो था त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल थे। ओके, तो आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज त्रिभुज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उत्तरी भारत में हुआ था और इसमें युद्ध में 3 वंशों कन्नौज साम्राज्य में सिंहासन के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। और प्रतिहार वंश मालवा के शासक पर राज करता था और पल्ल वंश जो था बंगाल और बिहार में शासन करता था और राष्ट्रकूट वंश आपका दक्कन में शासन करता था। कन्नौज आपका था गंगा व्यापार मार्ग और रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। इसके साथ में कन्नौज जो है उत्तर भारत के हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी था और इस युद्ध में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की जीत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो था जिंदगी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ओके, तो जिंदगी नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, कृष्णा सोबती हैं और इन्होंने जिंदगी नामा को जो हिंदी साहित्य की ग्रैंड स्लैम माना जाता है। कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य की ग्रैंड स्लैम माना जाता है। उन्हें उसके इस उपन्यास के लिए साल 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा इन्हें साल 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप तथा साल 2017 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, कृष्णा सोबती के बारे में कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो मित्रों मार जानी है तथा दिलो दनीस है, सूरजमुखी, अंधेरे के, हममत और ये लड़की इनकी प्रमुख रचना है। ओके, और कृष्णा सोबती का जो निधन था वो 25 जनवरी 2019 को हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित। ओके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपका किस वर्ष आया था, इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, तो आपका जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया जा चुका है। यानी कि इसमें आपका राइट आंसर था जो 5 जुलाई 2013 था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 को 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था और यह अधिनियम 22 दिसंबर 2011 को संसद में पेश किया गया था और 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया था। ओके, इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या है तो ग्रामीण आबादी की 75% तथा शहरी आबादी के 50% तक के लोगों को इसमें लाभ मिलने के लिए बारे में बताया गया था। ओके, सब्सिडी के लिए खाद्यान्न भी मिलेगा और पात्र लोगों को प्रतिमाह
5 किलोग्राम खाद्यान्न भी मिलेगा। गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करने वाली माताओं को प्रतिदिन भोजन भी मिलेगा तथा प्रसव के 6 महीने बाद भी इन महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी मिलेगा तथा 14 साल के बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिलेगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट के जज की अवकाश लेने की अवधि क्या है? ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की अवकाश लेने की अवधि आपकी 65 वर्ष है। 65 वर्ष तक अपने पद पर वह रह सकते हैं तथा संसद की स्थायी समिति ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट के लिए उम्र बढ़ाने के लिए सिफारिश भी की है। और इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यह रिटायरमेंट की उम्र जिसकी परफॉर्मेंस पर निर्भर हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंट बातों को देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस NV रमना ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक स्वास्थ्य और फिट रहते हैं। रिटायरमेंट के मौजूदा नियमों के तहत इनके अनुभव के बावजूद जजों को रिटायरमेंट होने से देश की न्यायपालिका से उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो पूछा था भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? ओके, तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 1928 ईस्वी में पहला गोल्ड मेडल जीता था और यह 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने। और ओलंपिक खेलों में 1928 से वर्ष 1956 लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। अन्य 2 स्वर्ण पदक आपके 1964 में टोक्यो तथा 1980 में मॉस्को ओलंपिक में इन्होंने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो है हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ था? ओके, तो हड़प्पा सभ्यता का जो महान स्नानगार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है तथा यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। ओके, इसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है तथा यह ईंटों से बना हुआ एक सुंदर स्थापत्य का उदाहरण है। इसे तीसरी सहस्त्रवीं ईसा पूर्व में बनाया गया था और यह लगभग 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा है। इसे प्राचीन विश्व का प्रारंभिक सार्वजनिक जल टंकी कहा जाता है। यह माना जाता है कि इसका इस्तेमाल अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है और यह दुर्ग के टीले पर बना हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो है भारत में गन्ने का है। ओके, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आप गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में जो है वो गन्ने की लगभग 23 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन पर गन्ने की खेती होती है और उत्तर प्रदेश में एक साल में करीब 135.64 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के लिए अनुकूल जलवायु तथा मिट्टी है और इसके साथ साथ यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध है तथा उत्तर प्रदेश में गन्ने की प्रोसेसिंग चीनी उत्पादन के लिए अच्छी बुनियादी ढांचा है और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों तथा सहायता प्रणाली गन्ने की खेती को ही बढ़ावा देती है। ओके, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक का नाम आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच पहले और दूसरे नंबर के क्रम हमेशा बदलते रहते हैं। ओके, उसके बाद में विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ब्राज़ील है और ब्राज़ील में गन्ने का उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा जो है ब्राज़ील में होता है। वहीं भारत में दुनिया के उत्पादन का लगभग 19% हिस्सा आपके भारत में होता है। ओके, इसी के साथ आपके सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया आता है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।